आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को कहा कि वो हिजाब तनाज़े पर नजर रखे हुए और मुनासिब वक्त पर मुताल्लिका अर्जियों की समाअत करके सभी के आईनी हुकूक की हिफाजत करेगी। चीफ जस्टिस VN रमन ने इस मामले पर जल्द समाअत की सीनियर वकील देवदत्त कामत की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो मुनासिब वक्त पर इस मामले की समाअत करेंगे। मिस्टर कामत ने भी के लिए मामला दर्ज करने की दरखास्त की थी। मिस्टर कामत ने खुसूसी तस्करे के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के जुमेरात के उबूरी हुक्म को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर जल्द समाअत का मुतालबा किया। उन्होंने 15 फरवरी से तलबा और तालिबात के इम्तिहानात के आगाज के अलावा मुख्तलिफ दीगर आईनी पहलुओं का हवाला देते हुए दलाइल दिए और खुसूसी इजाज़त अर्जी पर जल्द समाअत का मुतालबा किया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने उबरी फैसले में तालिबात को मजहबी लिबास पहनने पर इसरार न करने का हुक्म दिया था। जस्टिस रमन ने सीनियर वकील कामत से कहा कि आईनी हुकूक सबके लिए हैं और ये अदालत उसकी हिफाजत करेगी। हम मुनासिब वक्त पर फहरिस्त बनाएंगे। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जुमेरात को कर्नाटक हाई कोर्ट से हिजाब तनाज़े से मुताल्लिक दरखास्त को चीफ जस्टिस की सरबराही वाली इस बेंच के सामने अदालत उस्मा में मुंतकिल किया था और इस दरखास्त पर जल्द समाअत करने की अपील की थी। चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद कहा था कि मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में समाअत के लिए दर्ज है, पहले वहां समाअत होने दें, इसके बाद हम उस पर गौर करेंगे। खुसूसी तस्करे के दौरान जल्द समाअत की जरूरत की वजाहत करते हुए मिस्टर सिब्बल ने कहा था कि इम्तिहान होने वाले हैं, स्कूल और कॉलेज बंद हैं, लड़कियों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ये तनाज़ा पूरे मुल्क में फैल रहा है। इस मामले पर फौरी तौर पर गौर किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मद्रास हाई कोर्ट में इस मामले के ज़ेर समाअत हुए और सुनवाई का हवाला देते हुए कहा था कि पहले इस मामले पर गौर करने दें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमा को जनगांव में नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। वज़रा एरबली दयाकर राव, सत्यवती राठौड़, अरकान असेंबली, जिला MLAs और कलेक्टर मौजूद थे। 25 एकड़ पर फैला यह कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 58 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने रियासत की तश्कील से कबल जिले की खराब हालत को याद किया और कहा कि जिले जनगांव ने हर तरह की तरक्की की है। प्रोफेसर जयशंकर और मैं जिले के दुर्गम हालात को देखकर परेशान थे। हम सिद्दीपेट से वरंगल जाते हुए एक मीटिंग के लिए बच्चना पेट में रुके थे। मीटिंग में शामिल बहुत से बुजुर्ग लोगों ने अपनी परेशानी को बयान करते हुए कहा कि जिला खुश्क साली से दो चार है। पानी लाने के लिए तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन अब रियासत का दर्जा हासिल जिले का दर्जा हासिल करने के बाद हुकूमत मनसूबाबंदी के मुताबिक और मुकम्मल तौर पर बदमुआनी के बगैर आगे बढ़ रही है, CM ने कहा। उन्होंने मुलाजमीन से भी कहा कि वो छोटी छोटी बातों की फिक्र ना करें। हुकूमत तेलंगाना तहरीक के दौरान मुलाजिमीन के साथ खड़ी थी और अब हम हर मुमकिन तरीके से उनकी हिमायत कर रहे हैं। अब मुलाजिमीन माली तौर पर मुस्तहकम हैं। वरंगल और तेलंगाना रियासत में खुश्क साली नहीं होगी। हम एक शानदार तेलंगाना की तामीर कर रहे हैं और यह होगा, अब भी बेहतर है। बहुत से शोबों में तरक्की हुई है, उन्होंने कहा। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के बाद वजीर आला ने जनगांव में नए तामीरशुदा पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। बाद में वो यशवंतपुर में जलसे आम में शिरकत करें। మంచినీళ్ళు లేవు మాకు, అంటే 4 కిలోమీటర్ల నుంచి బయట పెట్టేసుకుంటాము. మొత్తం యువకులు పొగ చేత పట్టుకొని వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు పంపిన డబ్బులతో కంట్రోల్ బియ్యం కొనుక్కొని ముసలి వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. ఆవేశం పట్టలేక నేను చేసిన చాలా బాధ దుఃఖపడుతుంది. అలాగే మీరు తీసుకునేసాను. ఇదే జనగామ భర్తలు పెట్టారు. కానీ ఈరోజు రాష్ట్రం సంచుకుంది. సాధించుకున్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని పట్టుబట్టి ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి అవినీతి రహితంగా చాలా చక్కటి పద్ధతుల్లో ముందుకు తీసుకుపోయింది. ఏ ఊరు ఎమ్మెల్యే ఊరు సందర్భం నాకు చెప్పబడుతూ ఉంది. దేవాలయం నీళ్ళు తీసుకొచ్చే క్రమంలో ముట్టిరెడ్డి యాదగిరెడ్డి గారు రాజశేఖర్ గారు ఇద్దరు కోటాలు పెట్టుకుంటారు. ఈయన తప్పులు ఆయన తప్పులు
ఆయన నవ్వుకు రావాలి వీళ్ళ ఆలేరు ఎమ్మెల్యే పంచాయతీ కానీ పట్టుబట్టి జట్టు బట్టి ఈరోజు అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతిలో దేవాలయ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసుకొని నీళ్ళు తెచ్చుకో ఇక్కడ మాకు చేసిన గణపూర్ నియోజకవర్గంలో ధర్మసాగర్ మండలం వేలేరు మండలం ఇంకా కొన్ని గ్రామాలు ఎత్తులోని మాకు రావాలని చెప్పి మిత్రులు పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్సీ గారు కొట్లాడిన ఎంబడి ఆయన కూడా డబ్బు మంది చేసి తీసుకొచ్చి కంగారు పడేది మీ డైరెక్టర్ చాలా విచారం మంచి హిందూ వాళ్ళు పంపిస్తే ఇంకా చెప్తారు మా హిందూ అడిగిన కరెక్టే సార్ ఎట్లా చేసి చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు కలుపుకొని ఒక మంచి పద్ధతిలో సమన్వయం చేసి ప్రజలు ఏదైతే దుఃఖపడుతుందో ఏదైతే బాధపడుతుందో దాన్ని తీర్చడానికి నా మీద వచ్చి కొట్టాడు నాకు యుద్ధం చేసి నా तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जुमा को डीजीपी एम महेंद्र के साथ मैदारम यात्रा के इंतजाम का जायजा लिया। औकाफ, तिब्बी और सेहत, पंचायत राज, आरटीसी, बिजली और सड़क और इमारतों और महकमे पुलिस के साथ टेली कॉन्फ्रेंस में सोमेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अखीरतमंदों को तकलीफ से बचने के लिए तमाम इकदाम करें। उन्होंने कहा कि मैदारम यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा कबायली त्यौहार है जो 16 और 19 फरवरी के दरमियान मुनक्किद होना है। चूंकि मेले में तकरीबन 1 करोड़ अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्को है, सोमेश कुमार ने अहदेदारों को तमाम इंतजाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जमुना झील में इन अकीदतमंदों के लिए पानी छोड़ा जाएगा जो पानी में मुक़द्दस डुबकी लगाते हैं और मक्का और सल्लमा की इबादत करते हैं। CBS ने कहा कि रियासत भर में मैदारम के लिए 3,850 इजाफी बसें चलाई जा रही हैं और तकरीबन 21 लाख अकीदतमंदों के बस खिदमत से इस्तेफादा करने की उम्मीद है। मैदारम के मरकजी अस्पताल के साथ साथ 35 मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं और मैदारम के अहाते के 327 इलाकों में कुल 6,700 बैतुल खला बनाए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 9,000 पुलिस अहलकारों को बंदोबस्त के लिए तैनात किया गया था और एक खुसूसी कमांड कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, सोमेश कुमार ने कहा। कर्नाटक में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी ने मुल्क में तनाज़े को जन्म दे दिया है क्योंकि हिजाब मुस्लिम खवातीन के लिए लाजमी है। अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म दिया है। हिजाब पर हैदराबाद में भी एहतजाज जारी है। आज बाद नमाज जुम्मा मस्जिद जहारा विजयनगर कॉलोनी के पास मुस्लिम खवातीन ने एहतजाजी जुलूस निकाला और नारे लगाए, हिजाब हमारा हक है। अफसोस इस बात पर है कि बड़े बड़े मुस्लिम कायदीन इन एहतजाजी मुजाहरों से दूर हैं। इस मौके पर एहतजाज में शामिल खवातीन ने मीडिया से बात भी की। और हिजाब हमारा हक है और कोई वो नहीं है कि हिजाब नहीं पहना बचे, हर जगह हिजाब पहनते हैं और हमारा हक है। और यहाँ तक अपने दिल्ली में अच्छे नहीं कई सालों से जमाने से चलते आ रहा है जी, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती और कोई रोक टोक नहीं हो सकती। और गॉड एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, किसी को कोई हक नहीं पहुँचता बोलने का। ये हम सब एहतजाज करें, कोई हमको रोक नहीं सकता। हाँ, मुस्लिम सो चाहे जो है यहाँ तक के राजस्थानी जो है सब वो तो निकाब डाल के रहते हैं। हाँ, इसलिए हमारा हक है और हम इसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। रियासती वजीर सत्यावती राठौर ने बताया कि हमें
और टीआरएस को बीजेपी या मरकजी हुकूमत का मेडल नहीं चाहिए, बल्कि टीआरएस को अवाम का एतमाद चाहिए। वो हमें मुकम्मल तौर पर हासिल हो रहा है, क्योंकि रियासत की अवाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुकम्मल एतमाद करते हुए हर इंतखाबात में टीआरएस को कामयाबी से हमकिनार कर रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के किसानों, दलितों, अक़लियतों के घरों में खुशी लाने के लिए कई स्कीमात को मुतारुफ करवाया और मुस्तक़बिल में मज़ीद स्कीमात मुतारुफ करवाई जाएंगी। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने बताया कि उन्होंने अपने एक साला दौर में ग्रेटर हैदराबाद में 152 करोड़ की लागत से 55 प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम पाए तकमील किए हैं, जिनमें 3 फ्लाईओवर, अबुल कलाम ब्रिज, चंद्रनगुट्टा शेखपेट फ्लाईओवर और बालानगर फ्लाईओवर के अलावा नवत जंक्शन के तामीरी कामों को पाए तकमील करने के इक़दाम किए। इसके अलावा वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव की निगरानी में कोरोना के पहले और दूसरे लॉकडाउन के दौरान लिंक रोड और शाहराहों के तामीरी काम पाए तकमील करते हुए न सिर्फ रियासत में बल्कि मुल्क भर में मिसाल कायम की, क्योंकि मुल्क के किसी भी शहर में लॉकडाउन के दौरान एक भी तामीरी काम अंजाम नहीं दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने दावा किया कि उनके बाकी 4 सालों में वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव की क़ियादत में हैदराबाद को दुनिया का नंबर 1 और खूबसूरत शहर बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत हैदराबाद के तहत हैदराबाद की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। स्वच्छ ऑटो के तहत जीएचएमसी की जानिब से घर घर पहुंचकर कचरा उठाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बारिश से कबल हैदराबाद के तमाम नालों की साफ सफाई के इक़दाम के अलावा नालों के तामीरी काम पाए तकमील कर लिए जाएंगे। इस बार आने वाली बारिश के मौसम में किसी भी शहरी को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। बारिश के मौसम में बेहतर से बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं डायनामिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और काबिल तरीन वजीर के.टी. रामाराव के तहत काम कर रही हूँ। रियासत भर और बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद के कई स्कूलों कोरोना की तीसरी लहर के बाद ऑनलाइन के जरिए तो कई स्कूल ऑफलाइन के जरिए तालीम फराहम करने के इक़दाम कर रहे थे, लेकिन जाया माह कोरोना की तीसरी लहर पर मुकम्मल काबू पाने के बाद रियासत और ग्रेटर हैदराबाद के तमाम स्कूल्स में कोरोना के रहनुमाना खुतूब पर अमल करते हुए फिजिकल क्लासेस चला रहे हैं, जिससे बच्चों और तलबा में मसरत की लहर देखी जा रही है, क्योंकि तलबा 22 मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2022 तक या तो ज़्यादातर तालीलात में गुजारे या ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम हासिल की। दूसरी जानिब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से 20 अप्रैल से 5 मई तक साल अव्वल और दुआम के इम्तहानात का शेड्यूल जारी करने के बाद एसएससी में ज़ेर तालीम तलबा एसएससी के इम्तहानात के शेड्यूल के इंतज़ार में हैं। मनकोटा जागीर लैंको हिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट के वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी करार देने पर वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एसोसिएशन के सदर और साबिक रुकन राज्यसभा अजीज पाशा की क़ियादत में आज वक्फ बोर्ड ऑफिस में ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने भी हिस्सा लिया। पार्टी के अलावा दीगर कायदीन ने इसमें शिरकत की। उनकी मांग थी कि इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की जाए। 1600 एकड़ वक्फ जायदाद को वक्फ बोर्ड की जानिब से सही पैरवी न करने से सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जायदाद उसको करार दे दिया। अजीज पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों की इतनी कीमती अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड नाकाम रहा और बोर्ड की गफलत की वजह से इतनी कीमती अराजियात सरकारी करार दे दी गई। इन कायदीन ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड से मांग की कि सीनियर वकला के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की जाए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव डाउन टाउन के नारे भी लगाए गए। पुलिस ने इन कायदीन को गिरफ्तार करके एबिट्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
हुसैन शाह अली दरगाह के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, हम उसकी मजम्मत इस वजह से करते हैं कि हमारी हुकूमत जो इससे पहले वादा की थी, केसीआर साहब ने कहा था कि मैं आने के साथ ही मैं जो है ना हुकूमत का इख्तियार जो है ना वापस ले लूंगा, इसको वक्त में इन्हें शामिल करूंगा। और आज हम देखते हैं कि हुकूमत पुरजोर तरीके से वकालत करके अपने पास है ना ये ले ली है पूरी जायदाद। इसलिए हुआ कि जो पैरवी करने वाले ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया गया है जो पैरवी नहीं कर सकते। चाहे तो हमारे पास पूरे दस्तावेजात हैं, वो पूरे दस्तावेजात के साथ चाहे तो हम आसानी से वो केस जीत सकते थे, मगर केसीआर और हुक्म मिलकर इनकी साजिश रही कि ऐसे लोगों को सामने रखा गया जो आर्गुमेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं करते, जिसकी वजह से ये केस हारना पड़ा। और इतनी कीमती जमीन जिसकी लागत 1 लाख करोड़ के करीब है, उससे हम महरूम होना पड़ा। यूँ तो आज पूरे तेलंगाना में जितनी भी वक्त जायदाद है 80% से ज्यादा काबिज हैं। इसके बारे में भी इन्होंने वादा किया था, जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तब हमारी हुकूमत देंगी तो जितनी भी कर्जात जितने भी वक्फ है जायदाद है हम वापस लेंगे। और हुसैन शाह अली दरगाह की बारे में उन्होंने ठोस हमको जो है तय दिया था, आज कहाँ गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस और रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम लगाया कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक बीजेपी और टीआरएस के खुफिया माहदे के तहत पेश की है। रेवंत रेड्डी आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहरीक पेश करने के बाद उस पर मबाहिस के लिए ऐवान में दबाव बनाना चाहिए था। टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने रस्मी तौर पर तहरीक पेश करके हैदराबाद वापस आ गए, जिससे साफ जाहिर है कि यह खुफिया माहदे का एक हिस्सा था। ये तेलंगाना राष्ट्र के अस्तित्व के बारे में देश प्रधानमंत्री ऐसा कहना हर किसी हाल ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री ऐसा कहने के वजह से उनको ये संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। केसीआर एक तरफ से संविधान को समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री जो संविधान द्वारा तेलंगाना राष्ट्र बना हुआ है उसको अवमान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये दोनों मिलकर ये साजिश चला रहा है। ये दोनों ऐसे तो तीसरा और एक भी है, आप लोग भूल जा रहे हैं। असद साहब उत्तर प्रदेश में जाके और किसी के लिए लड़ने वाले हैं, बिहार में कुछ पंचायत करने वाले हैं, मगर तेलंगाना के बारे में मोदी इतना कहने के बाद भी एमआईएम पार्टी कभी कुछ बोला ही नहीं। असद साहब को सुने नहीं है शायद। टीआरएस, एमआईएम, बीजेपी ये तीनों मिलकर तेलंगाना को अवमान करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरा गुजारिश ये है कि एमआईएम पार्टी और टीआरएस से आप वोट दिए इसीलिए तेलंगाना के लिए लड़ने के, मगर आप लोग वो काम नहीं कर रहा है, आप सोच रहा भी नहीं। इसीलिए आज आखिरी दिन है लोकसभा और राज्यसभा में, हो सके तो कम से कम आवाज उठाओ। क्यों डर रहा है? डर की क्या बात है भाई? लूटे सो उसको हिस्सा मांगने वाला है क्या मोदी? नहीं तो केस लगाने वाले आप लोगों के ऊपर। इसीलिए ये देश का प्रधानमंत्री जो उनके जो पार्लियामेंट जो लोकसभा राज्यसभा उनको ध्यान में रखते हुए कहना वहां पर कुछ कहने के रहा तो ये मामला संविधान के है, संविधान को अवमान करने का हक। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे जनगांव के मौके पर बीजेपी कारकुनों को हिरासत में लेने की सख्त मजम्मत करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बादशाहों की तरह बिलखुसूस निज़ाम की तरह हुक्मरानी करते हुए रियासत की अवाम पर जुल्म व सितम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर पुलिस जनगांव की तरह बीजेपी कारकुनों पर और रियासत के असातिज़ा पर जुल्म सितम करेगी तो उसके खिलाफ बीजेपी रियासतगीर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। नायब सदर रियासती बीजेपी और साबिक रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना का गद्दार करार देते हुए कहा कि केसीआर मुल्क के वो वाहिद वज़ीर आला हैं जिसने अपने इक़्तिदार के 8 साल फार्म हाउस के अंदर गुजार दिए।
केसीआर को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। केसीआर ने अपने आमिराना रवैये के जरिए ऐवान के वक़ार को भी मजरूह किया है। प्रभाकर ने आज INN से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला रियासत में जमहूरियत के बजाय आमिरियत को फ़रोग़ दे रहे हैं और शासन सभा के खिलाफ में भी ये बात कर रहा है। इसलिए दे हैव नो राइट टू गिव नोटिस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर बोल के मैं इस समय पर बता रहा हूँ। एक विषय। दूसरा विषय है, हम इस सरकार को दलित द्रोही बोलते हैं और तेलंगाना द्रोही भी बोलते हैं और प्रजाधिकार का केस भी इसके मुख्यमंत्री के खिलाफ में लगाने के लिए हम सामने आ रहे हैं। और साथ साथ में आज का मिनिस्टर्स का जो टूर होता है, ये सारे टूर उनके प्रॉपर्टीज कैसा बढ़ाना है, उसका कार्यकर्ता कार्यालय नहीं बना रहे, केवल कॉन्ट्रैक्टर्स ही कार्यालय बनाते जा रहे हैं। ये पब्लिक के लिए ये सरकार कुछ करने में आगे नहीं आ रही बोल के भाजपा आरोप लगा रही है। और साथ साथ में हिजाब के बारे में कई लोग कई स्टेटमेंट दे रहे हैं, राजनीतिक के दल के लोग। ये पूरा संतुष्टिकरण के लिए और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए और इसको मजहब से जोड़ के देने में भारतीय जनता पार्टी गलत बता रही है। और जो स्कूल का, जो कॉलेज का, जो यूनिवर्सिटी का, जो हॉस्पिटल का, जो गवर्नमेंट ऑफिस का, नहीं तो दूसरा सरकार दूसरा कार्यालय का जो नियम निबंधन होता है उसके अनुसार वो कर्मचारी हो, विद्यार्थी हो, उपाध्याय हो, चलना ही पड़ेगा। अगर बाहर के समाज में वो जो जैसा रहना चाहते हैं वो लोग ऐसा रह सकते, उसमें कुछ आपत्ति किसको भी नहीं रहना चाहे बोल के हम बताते हुए विश्व में कई देश, इस्लामिक कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में और बुर्का ही बैन है और जी हिजाब भी बैन है, निकाह भी बैन है। ये लोग यहाँ पर राजनीति दल केवल राजनीति के लिए बात कर रहे हैं। इसके खिलाफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो लोग ही ये नारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये देश के लिए खतरा में डालने के लिए ये पूरा कार्यक्रम कर रहे बोल के भाजपा बताते हुए आज मुस्लिम वुमेन नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बहुत शांति है, बहुत क्या। हैदराबाद की मकबूल आम सालाना नुमाइश जो कि कोविड-19 के मामले में इजाफे की वजह से बंद हो गई थी, इस माह के आखिर में दोबारा खुलने का इम्कान है। नुमाइश को 21 जनवरी को खोला गया था, लेकिन मुस्बित केसेस की शरह में इजाफे की वजह से उसे एक दिन के अंदर बंद कर दिया गया। नुमाइश सोसाइटी और तकरीब के मुंतज़मीन 20 और 25 फरवरी के दरमियान नुमाइश को दोबारा खोलने पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि रियासत के महकमा सेहत ने वबाई अमराज के तीसरे मरहले के खात्मे का ऐलान किया है। मुंतज़मीन ने पुलिस से अपील की कि नुमाइश को दोबारा खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि रियासत में पाबंदियां भी हटा दी गई हैं। बुध के रोज़ सोसाइटी ने एक मीटिंग की जिसमें कुछ सरकारी अफसरान ने तजवीज़ पर तबादले ख्याल करने के लिए शिरकत की। सोसाइटी के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों ने मुस्बित जवाब दिया और कहा जाता है कि वो हतमी मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम मुताल्लिक़ा महकमों से इजाज़त मिलने के बाद सोसाइटी ताजिरों को दोबारा अपने स्टॉल लगाने की दावत देगी। 45 दिन तवील नुमाइश 21 जनवरी को शुरू हुई थी, लेकिन अगले ही दिन उसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि हुक्काम ने ऐलान किया कि वो वबाई अमराज की वजह से 10 जनवरी तक मुअत्तल कर रहे हैं। सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद हुक्काम ने हुकूमत की जानिब से अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के जरिए जारी कर दी और अहकामात के पेश नज़र मेले को मनसूख कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर सिनेमाटोग्राफी पन्नी नानी ने जुमा को हैदराबाद में फिल्म स्टार मोहन बाबू से मुलाकात की। वज़ीर ने मोहन बाबू के घर गए और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। पन्नी नानी ने मोहन बाबू को चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी के साथ चिरंजीवी वफ़द की मुलाकात की तफसीलात बताएं। मालूम हुआ कि फिल्मी शख्सियात ने आज यानी कल 10 फरवरी को
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ महेश बाबू, प्रभास, डायरेक्टर एस राजमौली, कोरटाला शिवा और टॉलीवुड की कई मशहूर शख्सियतें बशमुल अली ने शिरकत की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते उनका कहना था कि जल्द अच्छी खबर आएगी। इस तनाजुम में चिरंजीवी ने सीएम जगन से अपनी मुलाकात के बारे में ट्वीट किया। इंडस्ट्री की जानिब से उन्होंने इस मौके पर एक बार फिर एपी चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। सनत के सभी लोगों की तरफ से मैं आंध्र प्रदेश के वजीर आला जनाब वाई एस जगनमोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत मुस्बित जवाब दिया और सनत को यकीन दिलाया कि वो हर तरह से माविन साबित होंगे। मुझे उम्मीद है कि सनत बासाबता तौर पर चलेगी, जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी, चिरंजीवी ने ट्वीट किया। कर्नूल जिले में मुख्तलिफ मकामात पर सड़क हादसात में कुल 6 अफराद हलाक हो गए। नंदीकुट्टूर में एक बोलेरो गाड़ी से आरटीसी बस के टकराने से 2 अफराद हलाक हो गए। बेंगलुरु हाईवे पर एक कार खड़ी लारी से टकराने से 3 अफराद की मौत हो गई और आत्माकूर में मोटरसाइकिल दरख्त से टकराने से 1 की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से आत्माकूर जाने वाली बस का दुम्मागड्डा रोड क्रॉसिंग रोड पर कोसगी में मिर्चें बेचने वाले गुंटूर से आने वाले बोलेरो से टकरा गई। इस वाक़े में बोलेरो में ड्राइवर सुमी रेड्डी के साथ एक और शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। आरटीसी बस में सवार 15 मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। ड्राइवर की हालत तशवीशनाक है और जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए कर्नूल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मौके पर पहुंची ब्राह्मण कोटू पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही है। मरने वालों की शिनाख्त कोसगी से की गई है। एक और वाक़े में कार ओलंडा कोंडा बेंगलुरु कौमी शाहराह पर खड़ी लारी से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और 3 शदीद जख्मी हो गए। कार धर्मावरम से कर्नूल जा रही थी जब यह हादसा कौमी शाहराह पर साई बाबा गुड़ी के करीब पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त धर्मावरम से हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों वाक़यात की तफ्तीश कर रही है। जुमा की सुबह सूर्यापेट जिले के आत्माकूर मंडल में 2 बाइकों के आपस में टकराने के बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शदीद जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुतासरीन लक्ष्मी नायक टंडा और बोतया टंडा के रहने वाले बताए जाते हैं। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। उन्होंने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुतासरीन की शनाख्त होना बाकी था। जुमेरात की रात आसिफाबाद मंडल के चोरपल्ली मंडल में एक 17 साल लड़के और उसकी 16 साल गर्लफ्रेंड ने जहर खाकर खुदकशी कर ली। कहा जाता है कि जोड़े ने इंतहाई कदम उठाया क्योंकि उन्हें खदशा था कि उनकी दोनों के खानदान उनकी शादी पर एतराज़ करेंगे। आसिफाबाद के सब इंस्पेक्टर गंगाना के मुताबिक मुतासरीन श्रीनिवास 17, योमिया मजदूरी करने वाला और उसकी भाभी स्वप्ना 16 साल थी जो कि 10वीं जमात की तालिबा थी। दोनों चोरपल्ली गांव के रहने वाले थे। श्रीनिवास और स्वप्ना ने खुदकशी कर ली क्योंकि उन्हें डर था कि उनके बुजुर्ग उनकी शादी की तजवीज़ को मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने श्रीनिवास के घर के पिछवाड़े में जहर खा लिया। श्रीनिवास की आसिफाबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई और सपना ने मंचरियाल अस्पताल में आखिरी सांस ली। सपना के अहले खाना की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।